साथियों, आप सभी का इस प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। यहाँ पर हम लोग घटना चक्र करंट अफेयर्स पॉइंटर 2020-21 नामक जो यह पत्रिका है, इसका अध्ययन कर रहे हैं। तो आज की वीडियो में हम लोग वैज्ञानिक परिदृश्य के तहत अद्यतन चिकित्सा विज्ञान और अद्यतन पर्यावरण विज्ञान संबंधित जो भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर हैं, उसको हम लोग यहाँ पर देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग अद्यतन चिकित्सा विज्ञान के बारे में बात करते हैं। तो दिसंबर 2019 में जो ये कोविड-19 की महामारी फैली है, तो इसका पहला जो मानवीय मामलों की जो पुष्टि की गई थी, ये कहाँ पर की गई थी? तो ये आपका चीन में जो हुबेई प्रांत है, वहाँ के वुहान शहर में। तो याद रखिएगा, वुहान तो हमें याद रहेगा, पर कई बार पूछ सकता है कि वुहान शहर जो है किस प्रांत में स्थित है चीन के। तो याद रखिएगा, हुबेई प्रांत में स्थित है यह शहर, जहाँ पे दिसंबर 2019 में कोविड-19 का प्रथम मानवीय मामलों की पुष्टि हुई थी। और यह जो कोविड-19 है, इसके लिए जो उत्तरदायी विषाणु है अर्थात वायरस जो है, वो क्या है? SARS-CoV-2 है। वहीं विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कोविड-19 को वैश्विक महामारी कब घोषित किया? 11 मार्च 2020 को घोषित किया था। और भारत में पहला संक्रमण की पुष्टि कब हुई थी? तो 30 जनवरी 2020 को, और कहाँ पे? केरल में हुई थी। इसके अलावा कोविड-19 महामारी के दौर में भारत ने अमेरिका सहित कई अन्य देशों को जो है इसके लिए उपयोगी दवा जिसका नाम है हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन, इस दवा की आपूर्ति की, जो कि मलेरिया में इस्तेमाल होता है। भारत में कोविड-19 की जांच के लिए जिन 3 परीक्षण तकनीकों को प्रयोग में लाया जाता है, वो हैं आपके RT-PCR, दूसरा है तुरंत, और तीसरा है CVnAAT। तो ये 3 परीक्षण जिनका इस्तेमाल किया जाता है भारत में। और भारत का प्रथम स्वदेशी कोविड-19 टीका क्या है? उसका नाम कोवैक्सीन है। वहीं इस कोवैक्सीन का जो विकास है किसने किया है? तो ICMR राष्ट्रीय विषाणु विज्ञान संस्थान के सहयोग से भारत बायोटेक ने किया है। और याद रखिए, यदि पूछा जाए कि राष्ट्रीय विषाणु विज्ञान संस्थान है कहाँ पे, तो यह महाराष्ट्र के पुणे में स्थित है। वहीं 11 अगस्त 2020 को विश्व के पहले पंजीकृत कोविड-19 टीके का दर्जा किसने हासिल किया? तो रूस के कोविड-19 टीके जिसका नाम है स्पुतनिक वी जो है, यह विश्व के पहले कृत्रिम उपग्रह, जो कि रशिया का उपग्रह था जिसका नाम था स्पुतनिक 1, इसके नाम पर रखा गया है। आगे बात कर लेते हैं, निमोनिया के इलाज के लिए स्वदेशी तकनीक से विकसित पहला जो टीका है उसका नाम क्या है? निमोकॉकल पॉलीसैकेराइड कॉन्जुगेट टीका, जो कि भारत के द्वारा इसको विकसित किया गया है। तो इसका जो विकास है भारत में, वो मेसर्स सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया प्राइवेट लिमिटेड पुणे के द्वारा किया गया है। इसके अतिरिक्त भारत के अतिरिक्त वह देश जहाँ निमोकोकल पॉलीसैकेराइड कॉन्जुगेट टीके का परीक्षण किया गया है, तो वह है अफ्रीकन कंट्री गाम्बिया में। और वहीं ये जो स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया या निमोकोकस है, यह एक ग्राम पॉजिटिव जीवाणु है, मतलब बैक्टीरिया से होने वाला रोग है। याद रखिएगा, जो निमोनिया होती है वो बैक्टीरिया से होने वाला रोग है। वहीं जुलाई 2020 में WHO दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्र के 2 देश श्रीलंका और मालदीव को जो है खसरा और रुबेला से मुक्त घोषित कर दिया गया है। और वहीं यदि बात करें कि इस विश्व स्वास्थ्य संगठन के जो दक्षिण पूर्व एशिया जो क्षेत्र है, इसमें कितने देश शामिल हैं? तो इसमें कुल 11 देश शामिल हैं। और आगे बात कर लेते हैं, तो आधुनिक नर्सिंग व्यवस्था की संस्थापक जिनका नाम है फ्लोरेंस नाइटिंगेल, ये ब्रिटिश समाज सुधारक रही हैं, जिनकी 2वीं जयंती को वर्ष 2020 में जो है WHO के द्वारा मनाया जा रहा है। WHO के द्वारा इनकी 200वीं जयंती को 200वीं जयंती को जो इसको सेलिब्रेट किया जा रहा है। इनका नाम क्या है? फ्लोरेंस नाइटिंगेल है। और आगे बात करते हैं, WHO के द्वारा 2020 को, मतलब इस पूरे वर्ष को किस रूप में मनाया जा रहा है? तो इसको उपचारिका एवं प्रशाविका वर्ष के रूप में मनाया जा रहा है। वहीं आगे देखें तो 3 दिसंबर 2019 को उपराष्ट्रपति M वेंकैया नायडू के द्वारा रोटा वायरस का एक नया टीका लॉन्च किया गया जिसका नाम है रोटोवैक 5D। क्या है? रोटोवैक 5D है। आगे बात कर लेते हैं, तो अगला है रोटोवैक 5D टीके का डिजाइन एवं विकास किसने किया है? तो इसका विकास भारत बायोटेक के द्वारा किया गया है। वहीं 16 नवंबर 2019 को केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के द्वारा निमोनिया के नियंत्रण हेतु एक अभियान चलाया गया जिसका नाम है सांस सांस, मतलब इसका पूरा नाम है सोशल अवेयरनेस एंड एक्शन टू न्यूट्रलाइज एंड टू निमोनिया सक्सेसफुल। दोबारा नाम सुनिए, सोशल अवेयरनेस एंड एक्शन टू न्यूट्रलाइज टू निमोनिया सक्सेसफुल। आगे बात कर लेते हैं, 15 नवंबर 2019 को विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा अनुमोदित टाइफाइड कॉन्जुगेट वैक्सीन TCA को अपने नियमित प्रतिरक्षण कार्यक्रम में शामिल करने वाला जो पहला देश बना है वो कौन है? पाकिस्तान है। वहीं चीन के द्वारा हाल ही में अल्जाइमर रोग के उपचार हेतु
ओलिगोमेनेट नामक दवा के प्रयोग को स्वीकृति प्रदान की गई है। आगे देखें तो 2 नवंबर 2019 को केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन के द्वारा दिल्ली स्थित सफदरजंग अस्पताल में रोबोटिक सर्जरी सुविधा, ये जो फैसिलिटी है, इसको राष्ट्र को समर्पित किया गया। तो किस अस्पताल में? तो दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में। वहीं आगे बात करें तो 9 अक्टूबर 2019 को केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने WHO इंडिया कंट्री कोऑपरेटिव स्ट्रेटजी को लॉन्च किया है। ये जो आपका WHO इंडिया कंट्री कोऑपरेटिव स्ट्रेटजी है, यह रणनीति जो है 2019 से 2023 तक इस अवधि में यह कार्य करेगी, मतलब 5 वर्षों तक यह कार्य करेगी, इसके लिए केंद्रित है। वहीं 7 अक्टूबर 2019 को मुख्य स्वास्थ्य ओरल हेल्थ संबंधी सूचनाओं और ज्ञान के प्रसार पर केंद्र सरकार के द्वारा पहला राष्ट्रीय डिजिटल मंच लॉन्च किया गया, जिसका नाम है ई दंत सेवा। आगे देखें तो 30 अक्टूबर 2019 को केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री के द्वारा जो है नेशनल हेल्थ प्रोफाइल 2019 को लॉन्च किया गया है या जारी किया गया है इस रिपोर्ट को। और इस नेशनल हेल्थ प्रोफाइल 2019 के अनुसार वर्ष 2012 से 16 की अवधि में भारत में जन्म के समय जीवन प्रत्याशा कितनी है? वो 68.7 वर्ष रही है। वहीं नेशनल हेल्थ प्रोफाइल 2019 के अनुसार वर्ष 2015 एवं 2016 में भारत में कुल प्रजनन दर कितनी रही है? तो 2.3 रही है, ये याद रखिएगा 2.3 रही है। और नेशनल हेल्थ प्रोफाइल 2019 के अनुसार भारत में वर्ष 2017 में प्रति 1000 जनसंख्या पर जो जन्म दर है वो कितनी रही है? जन्म दर 20.2 और मृत्यु दर कितनी रही है? 6.3 रही है। वहीं नेशनल हेल्थ प्रोफाइल 2019 के अनुसार वर्ष 2017 में उत्तर प्रदेश में प्रति 1000 जनसंख्या पर दर्ज की गई जन्म दर कितनी रही है? 25.9 और मृत्यु दर कितनी रही है? 6.7 रही है। और वहीं पर नेशनल हेल्थ प्रोफाइल 2019 रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2015-16 में भारत में GDP के प्रतिशत के रूप में स्वास्थ्य पर जो सार्वजनिक खर्चा किया गया, मतलब भारत सरकार के द्वारा जो खर्चा किया जाता है भारत के द्वारा वो कितना रहा है? 1.02%, मतलब बहुत ही कम पैसा जो है GDP के बहुत कम हिस्से का जो खर्चा है वो आपके सार्वजनिक स्वास्थ्य पर किया जाता है। आगे बात कर लेते हैं भारत में काला आजार नामक रोग, जो कि जिसका कारण क्या होता है? परजीवी होता है। ये परजीवी से फैलने वाला रोग होता है। इस परजीवी का नाम क्या है? इस परजीवी का नाम है जिसकी वजह से फैलता है लिशमैनिया डोनोवानी। आगे बात कर लेते हैं सितंबर 2019 में नवजात शिशुओं में होने वाले अनुवांशिक रोगों से निपटने के लिए केंद्र सरकार के द्वारा एक पहल लॉन्च की गई है। इस पहल का नाम क्या है? उम्मीद, UMMID, उम्मीद। इसका पूरा नाम क्या है? उम्मीद का पूरा नाम है यूनिक मेथड्स ऑफ मैनेजमेंट एंड ट्रीटमेंट ऑफ इनहेरिटेड डिसऑर्डर। तो पूरा नाम याद रखिएगा, यूनिक मेथड्स ऑफ मैनेजमेंट एंड ट्रीटमेंट ऑफ इनहेरिटेड डिसऑर्डर। तो ये हमने जो चिकित्सा विज्ञान संबंधित जो महत्वपूर्ण करंट अफेयर थे उनको देखा। अब हम लोग पर्यावरण विज्ञान संबंधित जो भी लेटेस्ट करंट अफेयर है उनको यहाँ पर हम लोग देखेंगे। तो पहला है इसमें यूनेस्को ने मानव और जैव मंडल कार्यक्रम, या इसको शॉर्ट में आप MAB कह सकते हैं, मैन एंड द बायोस्फीयर प्रोग्राम, इसकी शुरुआत कब की थी? 1971 में। तो यह सन याद रखिएगा। वहीं इससे संबंधित 27-28 अक्टूबर 2020 को मानव और जैव मंडल कार्यक्रम MAB कार्यक्रम की अंतर्राष्ट्रीय समन्वय परिषद की बैठक में संरक्षित जैव मंडलों के वैश्विक नेटवर्क में एक भारतीय स्थल को शामिल किया गया, जिसका नाम है पन्ना जैव मंडल रिजर्व। तो पन्ना जैव मंडल रिजर्व को शामिल किया गया है, जो कि आपका कहाँ पे स्थित है? मध्य प्रदेश में स्थित है। और इस प्रकार से अब वर्तमान में यूनेस्को के संरक्षित जैव मंडलों के वैश्विक नेटवर्क में शामिल भारतीय स्थलों की कुल संख्या कितनी हो गई है? 12 हो गई है। आगे बात कर लेते हैं 7 अक्टूबर 2020 को प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में आयोजित केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में स्टॉकहोम अभिसमय के तहत सूचीबद्ध जो 7 चिर स्थायी जैविक प्रदूषक हैं POPs अर्थात पर्सिस्टेंट ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट, इन पर प्रतिबंध की अभिपुष्टि की है। तो ये जो 7 जैविक प्रदूषक हैं POPs हैं, इनके नाम क्या हैं? तो इनके नाम है जिनको प्रतिबंधित किया गया है। तो क्लोरोडिकोन, हेक्साब्रोमो बाइफेनिल, तीसरा है हेक्साब्रोमो बाइफेनिल ईथर एवं हेप्टाब्रोमो डाइफेनिल ईथर, और चौथा है टेट्राब्रोमो डाइफेनिल ईथर एवं पेंटाब्रोमो डाइफेनिल ईथर, पांचवा है पेंटाक्लोरोबेंजीन, छठा है हेक्सा ब्रोमोसाइक्लोडोडिकेन और सातवां है हेक्साक्लोरोब्यूटाडियन। तो ये 7 है जिनको प्रतिबंधित किया गया है। आगे बात कर लेते हैं आर्द्र भूमियों पर
अविस्मय का जो नाम, उसका नाम क्या है? रामसर अविस्मय। और यह जो नाम है रामसर, यह ईरान के एक शहर जिसका नाम है रामसर शहर के नाम पर पड़ा है। यहीं पर 1971 में यह अविस्मय हुआ था। और वर्तमान में इसके हस्ताक्षरकर्ता देशों की संख्या कितनी है? तो 171 है। और वर्तमान में विश्व भर में स्थित रामसर स्थलों की संख्या कितनी है? तो 2442 है। और 1974 में रामसर सूची में शामिल होने वाला पहला जो स्थल था वो कौन था? ऑस्ट्रेलिया का कोबोर्ग प्रायद्वीप। ऑस्ट्रेलिया का कोबोर्ग प्रायद्वीप पहला स्थल था जो इस रामसर सूची में शामिल हुआ था। और 2 फरवरी 2020 को विश्व आर्द्रभूमि दिवस, 2 फरवरी को विश्व आर्द्रभूमि दिवस मनाया जाता है। तो इस अवसर पर भारत ने अंतर्राष्ट्रीय महत्व की आर्द्रभूमि के रूप में निर्देशित किया गया। तो भारत के 10 आर्द्रभूमियों को इस सूची में शामिल किया गया है। इस 10 में से जो 6 रहे हैं वो उत्तर प्रदेश में स्थित हैं। अब उत्तर प्रदेश में जो 6 हैं उनके नाम क्या हैं? तो इसमें है पहला नवाबगंज पक्षी अभयारण्य उन्नाव में, पार्वती अंगा पक्षी अभयारण्य गोंडा का, समान पक्षी अभयारण्य मैनपुरी का, सांडी पक्षी अभयारण्य हरदोई का, समसपुर पक्षी अभयारण्य रायबरेली का और सरसई नंवर झील ये इटावा का है। इसके अलावा एक महाराष्ट्र का है जो कि महाराष्ट्र का पहला था, अब महाराष्ट्र 2 हो गए हैं, तो महाराष्ट्र का एक शामिल किया गया है। आगे देखें, 16 अक्टूबर 2020 को पुनः अंतर्राष्ट्रीय महत्व की आर्द्रभूमि के रूप में भारत के 2 स्थलों को शामिल किया गया। ठीक है, तो जब पहले 10 शामिल किए गए थे तो कुल मिला के संख्या कितनी हो गई थी? पहले 27 थे, 10 शामिल करके 37 हो गए थे। अब फिर ये 2 और शामिल करके कितने हो गए? इनको जब शामिल कर दिया गया तो 39 हो गए। अब ये 2 कौन से रहे हैं? तो 16 अक्टूबर 2020 को निर्दिष्ट भारत के 2 रामसर स्थलों में जो शामिल किए गए हैं उनके नाम क्या हैं, यहां देख लेते हैं। तो एक है बिहार का कांवरताल आर्द्रभूमि, तो याद रखिएगा कांवरताल आर्द्रभूमि के बारे में, जो कि बिहार का है, तथा दूसरा उत्तराखंड में स्थित आसन संरक्षण रिजर्व है। इन दोनों को शामिल किया गया। और उसके बाद फिर से 11 नवंबर 2020 को पुनः भारत ने 2 स्थलों को रामसर स्थल के रूप में निर्दिष्ट किया। तो पहले 37 थे, 37 पहले थे, फिर 2 हुए 39 और फिर ये 2 होकर कितने हो गए? 41। तो ये जो 2 स्थल लेटेस्ट शामिल किए गए कौन सा है? आपका सूर सरोवर या कीठम झील, जो कि कहाँ पे है? आगरा, उत्तर प्रदेश के आगरा में है सूर सरोवर या कीठम झील। और दूसरा महाराष्ट्र के बुलढाणा में स्थित लोनार झील, जो कि कुछ समय पहले काफी चर्चा में आया था क्योंकि इसका पानी जो है रेड हो गया था। तो इनको शामिल किया गया। तो इस प्रकार से भारत में रामसर स्थलों की जो कुल संख्या है वर्तमान में कितनी है? 41 है। इस बात को याद रखिएगा। आगे बात करते हैं, वह रिपोर्ट जिसका तीसरा संस्करण 2 जुलाई 2020 को जारी किया गया, इसका नाम क्या है? वैश्विक ई कचरा निगरानी रिपोर्ट 2020। इसके अनुसार विश्व का शीर्ष ई कचरा उत्पादक देश कौन सा है? चीन है। और दूसरे नंबर पे अमेरिका है और तीसरे नंबर पे भारत है। तो भारत तीसरे नंबर पे है। और भारत का 2019 में ई कचरा उत्पादन कितना रहा है? तो 3230 किलो टन रहा है। आगे बात कर लेते हैं, वह देश जहां टिड्डी दल के प्रकोप के कारण फरवरी 2020 में राष्ट्रीय आपातकाल घोषित किया गया था। तो फरवरी 2020 की बात हो रही है, तो पाकिस्तान और सोमालिया में घोषित किया गया था। वहीं टिड्डियों की कई सारी प्रजातियां हैं, इनमें से जो सबसे खतरनाक और विनाशकारी मानी जाती है उसका नाम क्या है? रेगिस्तानी टिड्डी है। और भारत में टिड्डी दल से सबसे ज़्यादा प्रभावित राज्य कौन से रहे हैं? तो राजस्थान और गुजरात रहे हैं। इसके अलावा जो टिड्डी, इसे लोटस कहते हैं, तो टिड्डी चेतावनी संगठन, लोटस वार्निंग ऑर्गेनाइजेशन, इसका केंद्रीय मुख्यालय कहाँ है? तो फरीदाबाद, हरियाणा के फरीदाबाद में इसका मुख्यालय है। इस बात को याद रखिएगा। और इसकी स्थापना जो है कब हुई थी? 1939 में हुई थी। आगे बात कर लेते हैं, दिल्ली सरकार के द्वारा इलेक्ट्रिक वाहन नीति 2000 को कब अधिसूचित किया गया? तो 7 अगस्त 2020 को। तो ये इलेक्ट्रिक वाहन से संबंधित है। और ये जो दिल्ली इलेक्ट्रिक वाहन नीति 2020 अधिसूचना जारी की गई है, यह 3 वर्षों की अवधि के लिए वैध रहेगी, वैलिड रहेगी। और इसके अलावा दिल्ली इलेक्ट्रिक वाहन नीति 2020 के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए एक शीर्ष निकाय के रूप में दिल्ली सरकार के द्वारा राज्य इलेक्ट्रिक वाहन बोर्ड का गठन किया गया है। वहीं दिल्ली इलेक्ट्रिक वाहन नीति 2020 के तहत वर्ष 2024 तक दिल्ली में नए पंजीकृत वाहनों में इलेक्ट्रिक वाहनों का प्रतिशत जो है बढ़ाकर कितना किया जाना प्रस्तावित है? तो 25% तक किया जाना प्रस्तावित है 2024 तक। आगे बात कर लेते हैं, 6 जनवरी 2020 को भारत मौसम विज्ञान विभाग के द्वारा जारी एक रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 1901 के बाद भारत में 7वां सबसे गर्म वर्ष कौन सा रहा है? 2019 रहा है। वहीं वह देश जिसने वर्ष 2023 के अंत तक विवादित खरपतवार नाशक रसायन ग्लाइफोसेट
इसका नाम क्या है, ग्लाइफोसेट। तो याद रखिए ग्लाइफोसेट क्या है, एक खरपतवार नाशक रसायन है। इसके प्रयोग पर रोक लगाने का निर्णय लिया है तो जर्मनी के द्वारा लिया गया है कि 2023 के अंत तक इसको समाप्त कर दिया जाएगा। वहीं वह ऊर्जा जिसे हाल ही में केंद्रीय नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय ने नवीकरणीय ऊर्जा घोषित किया है, तो सामुद्रिक ऊर्जा या ओशियन एनर्जी को नवीकरणीय ऊर्जा घोषित किया गया है, इस बात को याद रखिएगा। आगे बात कर लेते हैं, वह संगठन जिसने हाल ही में भारत के वेब आधारित ऐसे पहले संग्राहक फर्स्ट रिपोजिटरी जिसका नाम है INDAIR, इंड एयर कह सकते हैं, INDAIR इंड एयर का लॉन्च किया है। इसको जिसमें पिछले 60 वर्षों के दौरान किए गए वायु गुणवत्ता संबंधी अध्ययनों को संकलित किया गया है। इसको किसने लॉन्च किया है, तो इसको जो है राष्ट्रीय पर्यावरण इंजीनियरिंग अनुसंधान संस्थान अर्थात नीरी, जो कि कहाँ पर स्थित है, नासिक में स्थित है। कई बार परीक्षा में पूछ लेता है कि इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, स्थित कहाँ है, तो नासिक में स्थित है। तो इसके द्वारा इसको लॉन्च किया गया है। आगे बात कर लेते हैं, केंद्रीय पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री प्रकाश जावड़ेकर के द्वारा 16वीं भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2019 जो है इसको जारी किया गया 30 दिसंबर 2019 को। यह प्रत्येक 2 वर्ष पर जारी किया जाता है। तो यह 16वीं है, इसके पहले 15वीं 2017 में आई थी। इस रिपोर्ट के अनुसार देश में कुल वनावरण अर्थात टोटल फॉरेस्ट कवर कितना है, वो है आपका 71.22 मिलियन हेक्टेयर अर्थात 7,12,249 वर्ग किलोमीटर। इस प्रकार से देश में कुल वनावरण जो है देश के भौगोलिक क्षेत्र का कितना रहा है, कितना परसेंट रहा है, 21.67% रहा है। वहीं यदि वृक्षावरण की बात करें तो देश में कुल वृक्षावरण या ट्री कवर जो है वो कितना अनुमानित है, 9.5 मिलियन हेक्टेयर है। और यह कुल वृक्षावरण देश के कुल भौगोलिक क्षेत्र का कितना है, 2.89। तो इस प्रकार से यदि कहा जाए कि देश में कुल वनावरण और वृक्षावरण कितना है, तो दोनों को ऐड कर देंगे, कितना हो जाएगा, 24.56%। तो याद देखिएगा कि क्या पूछ रहा है, केवल वनावरण पूछ रहा है, वनावरण पूछ रहा है तो 21.67 हो जाएगा। यदि वनावरण और प्लस वृक्षारोपण दोनों पूछ रहा है तो 24.56% हो जाएगा। आगे बात कर लेते हैं, इस रिपोर्ट के अनुसार, इस ISFR 2019 के अनुसार देश में कुल वनावरण एवं वृक्षावरण जो रहा है वो कितना रहा है, वो 80.73 मिलियन हेक्टेयर रहा है। और इस दौरान इस नई रिपोर्ट में देश में कुल वनावरण एवं वृक्षावरण में जो वृद्धि दर्ज की गई, कितना 5,188 वर्ग किलोमीटर दर्ज की गई है। और केवल वनावरण की बात करें तो इस दौरान वनावरण में वृद्धि कितनी हुई, 3,976 वर्ग किलोमीटर में, और वृक्षावरण में कितनी हुई है, 1,212 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है। वहीं यदि कहा जाए कि क्षेत्रफल के संदर्भ में देश में सर्वाधिक वनावरण लार्जेस्ट फॉरेस्ट कवर वाला राज्य कौन सा है, तो मध्य प्रदेश है। तो याद रखिएगा मध्य प्रदेश सबसे अधिक वनावरण वाला क्षेत्र है। और यदि बात करें कि ISFR 2017 की तुलना में ISFR 2019 में वनावरण में सर्वाधिक वृद्धि दर्ज करने वाले 3 राज्य कौन से हैं, तो आपका कर्नाटक है, फिर आंध्र प्रदेश है, कर्नाटक है, आंध्र प्रदेश है और केरल है। ठीक है, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, केरल। वहीं इस ISFR 2019 के अनुसार भारत में कुल मैंग्रोव आवरण टोटल मैंग्रोव कवर कितना है, तो ये आपका 4,975 वर्ग किलोमीटर है, जो कि 2017 की तुलना में 54 वर्ग किलोमीटर अधिक है। और सर्वाधिक वृद्धि कहाँ दर्ज की गई है मैंग्रोव वन में, तो गुजरात में। और सर्वाधिक मैंग्रोव वन है कहाँ पे, तो पश्चिम बंगाल में है। ठीक है, सुंदरवन वाले इलाके में। ISFR 2019 के अनुसार उत्तर प्रदेश के कुल वनावरण कितना है, तो 14,806 वर्ग किलोमीटर है, जो कि राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्र का 6.15% है। वहीं यदि उत्तर प्रदेश में देखें कुल वनावरण में वृद्धि कितनी दर्ज की गई है, तो 127 वर्ग किलोमीटर। और कुल वृक्षावरण कितना है उत्तर प्रदेश में, तो 7,342 वर्ग किलोमीटर अर्थात 3.05। तो इस प्रकार से उत्तर प्रदेश में कुल वनावरण एवं वृक्षावरण कितना है, तो 9.2% है। आगे देखें तो 5 नवंबर 2019 को केंद्रीय ग्रामीण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर द्वारा जारी बंजर भूमि एटलस 2019 के अनुसार वर्ष 2015-16 में देश में कुल बंजर भूमि कितनी है, तो यह है 55.76 मिलियन हेक्टेयर, जो कि देश के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 16.96% है। तो परसेंटेज याद रखिएगा, 16.96%। वहीं बंजर भूमि एटलस 2019 के अनुसार वर्ष 2015-16 में उत्तर प्रदेश में बंजर भूमि कितनी रही है, तो 8,537.06 वर्ग किलोमीटर। और 2008-9 और 2015-16 के बीच में उत्तर प्रदेश में बंजर भूमि में कमी दर्ज की, कितनी कमी दर्ज की गई है, 1,082.29 वर्ग किलोमीटर। वहीं बंजर भूमि एटलस 2019 के अनुसार वर्ष 2015-16 में देश में सर्वाधिक बंजर भूमि कहां दर्ज की गई, तो यह महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा जम्मू कश्मीर में। यहाँ पे आपका 1,75,697.0 वर्ग किलोमीटर यहाँ पे बंजर भूमि है। वहीं
24 अक्टूबर 2019 को श्रीलंका के नेतृत्व में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम अर्थात यूएनईपी, यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम, जिसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, केन्या की राजधानी नैरोबी में है। तो इसके सदस्य देशों द्वारा अंगीकृत सतत नाइट्रोजन प्रबंधन पर कोलंबो घोषणा के तहत जो है नाइट्रोजन कचरे को आधा करने का जो लक्ष्य रखा गया है वो कब तक है, वर्ष 2030 तक। तो यहाँ याद रखिएगा कोलंबो घोषणा किससे संबंधित है, तो सतत नाइट्रोजन के प्रबंधन से संबंधित है ये, ठीक है। इसके तहत नाइट्रोजन कचरे को आधा करने का जो लक्ष्य रखा गया है 2030 तक रखा गया है। वहीं गहरे समुद्र में खनन हेतु गोताखोरों को भेजने की पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय एवं राष्ट्रीय समुद्र प्रौद्योगिकी संस्थान NIOT की जो एक प्रस्तावित योजना है, उस योजना का नाम क्या है, समुद्रयान है। तो याद रखिएगा इस योजना का नाम समुद्रयान है। और ये थोड़ा सा यदि राष्ट्रीय समुद्र प्रौद्योगिकी संस्थान NIOT की बात करें, इसको इंग्लिश में कहते हैं नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशियन टेक्नोलॉजी। इसकी स्थापना कब हुई थी, 1993 में, 1993 में। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, तो इसका हेडक्वार्टर आपके तमिलनाडु के चेन्नई में स्थित है। तो ये चीज़ें यहाँ पर हम लोगों ने इस वीडियो में अद्यतन चिकित्सा विज्ञान और अद्यतन पर्यावरण विज्ञान संबंधित जो भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर थे उनको यहाँ पर हम लोगों ने देखा। तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।